हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय संविधान में संवैधानिक निकाय का भाग 2 आज हम लोग प्रारंभ करेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारतीय संविधान जो है कंप्लीट होने वाला है। बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सीजीएल किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप इसे ज़रूर देखिए। यहाँ से प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। प्रारंभ करते हैं। यदि आपको अच्छा लगेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग का क्रियान्वयन वर्ष क्या है? यानी 15वें वित्त आयोग जो है कब से कब तक कार्य करेगा? ये 2021 से लेकर के 2026 तक जो है 15वें वित्त आयोग कार्य करेगा। तो अभी 15वें वित्त आयोग में हम लोग चल रहे हैं 2021 से 26। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एन.के. सिंह को जो है एन.के. सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 15वें वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो 15वें वित्त आयोग में सदस्य जो है अजय नारायण झा, अनूप सिंह, अशोक लाहिरी व रमेश चंद्र, ये ध्यान रखिएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह है। अध्यक्ष आप ध्यान रखिए। 15वें वित्त आयोग का सचिव अरविंद मेहता है। अध्यक्ष है एन.के. सिंह और सचिव है अरविंद मेहता। नेक्स्ट है, किस वित्त आयोग का कार्यकाल सबसे कम अवधि का था? तो वित्त आयोग जो है चौथे वित्त आयोग का कार्यकाल सबसे कम समय के लिए था 1966 से 69। 1966 से 69 ये जो है चौथे वित्त आयोग का कार्यकाल सबसे कम रहा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार। डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इसको ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि इसका कार्यकाल जो है सबसे कम रहा है 1966 से 69 तक। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए किस वर्ष की जनगणना का प्रयोग किया है? 15वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए किस वर्ष की जनगणना का प्रयोग किया है? तो 2011 की जनगणना को प्रयोग में लाया था। प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य क्या है? वित्त आयोग क्यों नियुक्त किया जाता है? तो केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए, जो केंद्र का अनुदान है और संघ के जो राजस्व है उसमें राज्यों का अंश क्या होगा, राज्य का जो हिस्सा होगा उसी को निर्धारित करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है? तो केंद्र और राज्य के मध्य जो वित्त का बंटवारा होता है, विभाजन होता है, तो इसके लिए सिफारिश करता है कौन? वित्त आयोग। इसी आधार पर किया जाता है। वित्त आयोग का क्या कार्य है? वित्त आयोग का कार्य क्या है? तो प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच में बांटना, सहायता अनुदान के लिए राज्यों के अनुदान पर विचार करना। तो यहाँ ध्यान से समझ लीजिए, जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग का कार्य है जो कर से प्राप्त होता है, यानी प्राप्त करों के भाग, जो कर से प्राप्त रुपया है उसमें उसे राज्यों के बीच बांटना, सहायता अनुदान के लिए राज्यों के अनुदान पर विचार करना, यानी सहायता करने के लिए राज्य को कितना अनुदान दिया जाना चाहिए इस पर भी विचार करने के लिए का कार्य जो है ये वित्त आयोग का है। इसीलिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय वित्त आयोग किससे संबंध रखता है? तो संघीय वित्त आयोग जो है केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त से, संघीय वित्त आयोग किससे संबंध रखता है? केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त से संबंध रखता है। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त से संबंध रखता है। केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु कौन सी मुख्य एजेंसी है? केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु कौन सी मुख्य एजेंसी है? तो यहाँ ध्यान दीजिए, केंद्र और राज्य के बीच यदि वित्त यानी रुपया पैसा को लेकर के कोई मतभेद होता है तो इसको निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय है और अनुच्छेद 131 के तहत इसको निपटाते हैं। 131 के तहत और 130 में जो है संविधान का जो पीठ है इसके बारे में दिया गया है। पीठ जो है अभी दिल्ली में है, तो ये इसके बारे में दिया गया 130 में। और राज्यों और केंद्र के मध्य जो है वित्तीय विवादों को निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो है मुख्य एजेंसी है। राज्य के वित्त आयोग है एक संवैधानिक निकाय। राज्य का वित्त आयोग है या फिर केंद्र का वित्त आयोग है, ये क्या है? संवैधानिक संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, ध्यान रखिएगा। राज्य वित्त आयोग के बारे में 243 के
आई में दिया गया है। मैंने बताया था कि 243 का आई मतलब आपका हो गया इनकम, और इनकम से हो गया आपका क्या कहते हैं वित्त, यानी आय, रुपया संबंधित हो गया। तो राज्य वित्त आयोग 243 के आई में है, एक संवैधानिक संस्था है, और केंद्र का वित्त आयोग जो है 280 में है। तो ये दोनों संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? जो राज्य का वित्त आयोग है इसका क्या कार्य है? तो पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना। केंद्र का वित्त आयोग हो गया क्या? केंद्र और राज्य के बीच प्राप्त जो राज्यों के मध्य करों का टैक्स से जो रुपया प्राप्त होता है उसको बांटने का कार्य करना और सहायता अनुदान देना। अब राज्य में जो वित्त आयोग है इसका क्या कार्य है? तो राज्य के वित्त आयोग का कार्य है पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना। नेक्स्ट है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन 243 का झ और फिर इसी को कहेंगे 243 का आई। तो हिंदी में भी आप ध्यान रख लीजिए 243 का झ और अंग्रेजी में आएगा तो 243 का आई। तो 243 का आई भी ध्यान रखिए और झ भी ध्यान रखिए। अगला है, राज्य वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के वित्त आयोग की स्थापना राज्यपाल, केंद्र में तो राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संघीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए उपाय सुझाएगा? प्रश्न को समझिए, कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत संघीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए उपाय सुझाएगा? 203 के बी में, 203 के बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वित्त आयोग की जो शक्तियां हैं, यानी वित्त आयोग को क्या क्या शक्तियां प्राप्त है, ध्यान से समझिए। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। वित्त आयोग राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग के रिपोर्ट को सदन के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएंगे। पेश की गई सिफारिशों के साथ स्पष्टीकरण ज्ञापन भी रखवाना होता है। स्पष्टीकरण ज्ञापन भी रखवाना होता है जिससे प्रत्येक सिफारिश के संबंध में की गई कार्यवाहियां की जानकारी मिल सके। नेक्स्ट है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकारी किस्म की होती है। रिपोर्ट को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। यानी वित्त आयोग जो भी सिफारिश करेंगे ये सलाहकारी किस्म के होते हैं, सलाहकारी प्रकार के होते हैं। यानी एक प्रकार से समझिए सलाह होता है। ऐसा नहीं है कि वित्त आयोग ने जो सिफारिश कर दिया है वो मानने के लिए सरकार बाध्य है, ऐसा नहीं है। सरकार बाध्य नहीं है, केवल यह एक सलाहकारी होता है। तो यहाँ ध्यान से अब जो है समझ लीजिए कि वित्त आयोग कई बार पूछा गया है। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में। और प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे केसी नियोगी थे। केसी नियोगी थे 1952 से 57। प्रथम वित्त आयोग को केवल ध्यान रखिए, प्रथम और द्वितीय। और दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के संथानम। प्रथम के केसी नियोगी और दूसरे वित्त आयोग के संथानम। बाकी यहाँ नाम आप ध्यान रख सकते हैं, AK चंद्रा, डॉक्टर PV राजमन्ना, महावीर त्यागी, ये सभी वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इसमें प्रथम को ध्यान रखिए। और यहाँ 15वां वित्त आयोग का भी आपको ध्यान रखना है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह। 2021 से लेकर के 26 तक ये चलेगा। और इससे पहले जो 14वें वित्त आयोग थे YB रेड्डी इसके अध्यक्ष थे। अभी वर्तमान में NK सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर को 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष बनने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो डॉक्टर सी रंगराजन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे और इनको 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का पद दिया गया था। डॉक्टर सी रंगराजन 1992 से लेकर के ये 1997 तक चला था। वित्त आयोग के कौन से अध्यक्ष जो पूर्व में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रह चुके थे? तो डॉक्टर सी रंगराजन जो है ये इम्पोर्टेंट है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। और अध्यक्ष रहने से पहले आंध्र प्रदेश के राज्यपाल और साथ में RBI के गवर्नर रह चुके हैं, डॉक्टर सी रंगराजन। नेक्स्ट देखिए,
14वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 14वें वित्त आयोग का गठन हुआ 2 जनवरी 2013 को। 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2015 से 20 था, 15वें का 21 से 26। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनने से पूर्व श्री NK सिंह किस पद पर कार्य कर चुके थे? योजना आयोग के सदस्य के रूप में कार्य कर चुके थे। वे योजना आयोग के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है YB रेड्डी का भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में क्रम क्या था? तो YB रेड्डी जो है, YB रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे YB रेड्डी, और ये भारतीय रिजर्व बैंक में जो है 21वां गवर्नर रहे हैं। तो 21वां, तो यहाँ ध्यान से इसको समझिए, क्योंकि वित्त आयोग है तो जो गवर्नर रहेंगे वो तो काफ़ी जो है इकोनॉमिक्स से संबंधित ही रहेंगे, तो उनको जो है अर्थशास्त्र की ज़्यादा जानकारी होंगे, इसीलिए RBI के गवर्नर को ही बनाने का प्रयास किया जाता है। यानी ऐसे लोग जो है अर्थशास्त्र में काफ़ी आगे तक पहुंच रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, राज्य में वित्त आयोग का गठन हेतु अधिनियम 1992 किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? राज्यों में वित्त आयोग का गठन हेतु अधिनियम 1992 किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अब यहाँ समझिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है, ये जो है इसके बारे में समझिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो ये संवैधानिक निकाय है, कई बार पूछा गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस प्रकार का निकाय है? एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 16 में किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति भाग 16 में इसका उल्लेख है। मूल संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत किस प्रकार के विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध किया गया है? अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए मूल संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत किस प्रकार के विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध किया गया है? किस प्रकार के विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध? अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए 338 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यों के नियुक्ति का प्रावधान है 338 के 2। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन होगा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्यों को मिलाकर। तो यहाँ ध्यान रख लीजिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में टोटल जो कितने लोग होते हैं? 5, यानी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और साथ में 3 अन्य सदस्य होंगे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, साथ में 3 अन्य सदस्य रहते हैं। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है? किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति या जनजाति आयोग को एक दूसरे से अलग कर दिया गया था? तो 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। तो यहाँ पे प्रश्न समझिए कि 89वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। अनुसूचित जाति और जनजातियों को एक दूसरे से अलग करने के लिए संविधान में 89वें संविधान संशोधन 2003 लाया गया था। 89वां संविधान संशोधन 2003 कब से प्रभावी हुआ? 2004 से ये प्रभावी हुआ। प्रथम अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग का गठन कब हुआ था? तो प्रथम अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग का गठन 12 मार्च 1992 को। प्रथम अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों जो है अलग अलग है, इनका गठन 12 मार्च 1992 को किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें और पदावधि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो राष्ट्रपति ही सेवा शर्तें और पद अवधि निर्धारित करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को क्रमशः किस प्रकार के मंत्री का दर्जा प्राप्त है?
तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त है, अध्यक्ष को केंद्रीय मंत्री का दर्जा और उपाध्यक्ष को जो है राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। तो अध्यक्ष को केंद्रीय, उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो समांतर पद धारण करने की अवधि से 3 वर्षों तक। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में टोटल 5 मेंबर होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अलग से 3 सदस्य होते हैं। तो इन लोगों का कार्यकाल टोटल 5 वर्षों का, ध्यान दीजिए, टोटल 5 वर्षों नहीं, टोटल 3 वर्षों का होता है, टोटल 3 वर्षों का होता है, 5 मेंबर होते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य अधिकतम कितने कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जा सकता है? तो अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जा सकता है। प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य होंगे, अधिकतम कितने कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जा सकता है? अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जा सकता है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्य क्या क्या है। संविधान का सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जातियों की सुरक्षा एवं विकास से संबंधित विषयों का अन्वेषण करना और निगरानी रखना, अनुसूचित जातियों और उनके अधिकारों से वंचित करने के संदर्भ में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना, सुरक्षा एवं विकास कार्यों के बारे में रिपोर्ट प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को देना, यानी सुरक्षा और विकास के जो कार्य होंगे इस बारे में रिपोर्ट प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को देंगे। सुरक्षा, कल्याण एवं सामाजिक आर्थिक विकास हेतु उपायों के बारे में सिफारिश करना, ऐसे अन्य कार्यों अनुसूचित जाति के कल्याण के संदर्भ में का निर्वहन करना जो राष्ट्रपति निर्देशित करते हैं, इन सभी कार्यों का निर्वहन करना। चलिए नेक्स्ट पेज में चलेंगे। संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राज्य विशेष के संदर्भ में किस जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने की शक्ति किसे प्रदान है? यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राज्य विशेष के संदर्भ में किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति जो है किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण दिया गया है 330 के तहत। 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है और 332 के तहत विधानसभा में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विधानसभाओं में स्थान के आरक्षण, यानी लोकसभा में 330, विधानसभा में 32, लोकसभा में 330 और विधानसभा में 332 के तहत दिया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना क्या है? समझ लीजिए कि अध्यक्ष जो है श्री विजय सांपला, अभी एक बार चेक कर लीजिएगा, यही है कि चेंज हो गया है। नेक्स्ट है 65वें संविधान संशोधन द्वारा, 65वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? तो 65वां संविधान संशोधन के तहत 338 में संशोधन किया गया था। 65वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध किससे है? अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी के स्थान पर अनुसूचित जाति व जनजाति राष्ट्रीय आयोग के गठन से। तो 65वां संविधान संशोधन अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी के स्थान पर अनुसूचित जाति व जनजाति राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है। आयोग को अपने कार्यों के अतिरिक्त अन्य शक्तियाँ, आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है। आयोग को अपने कार्यों के अतिरिक्त अन्य शक्तियाँ जो है, आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है जो निम्नलिखित है। किसी विषय की जांच पड़ताल के समय आयोग किसी भी व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकता है। नेक्स्ट है, आयोग किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति को मांग सकता है। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति को मांग सकता है। शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण कर सकते हैं। गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए सम्मन जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अन्य मामला जो है आयोग के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी
वार्षिक रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग राष्ट्रपति के समक्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। आयोग की रिपोर्ट को राष्ट्रपति किसके समक्ष रखवाता है? तो संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति रखवाते हैं आयोग के रिपोर्ट को। अगला है, आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को राज्यों के राज्यपाल के पास किसके द्वारा प्रेषित किया जाता है? तो आयोग की जो वार्षिक रिपोर्ट होंगे इस रिपोर्ट को राज्यों के राज्यपाल के पास कौन प्रेषित करेंगे, कौन भेजेंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के समक्ष कौन रखवाया जाता है, किनके द्वारा? तो राज्यपाल रखवाते हैं। सेंट्रल में राष्ट्रपति रखवाते हैं, तो ये राज्य में राज्यपाल ही रखवाएंगे। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को अन्य पिछड़ा वर्गों के कार्यों से मुक्त कर दिया गया? तो प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो था इसके अंतर्गत ही अन्य पिछड़ा आयोग भी शामिल था। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा अन्य पिछड़ा आयोग को इससे अलग कर दिया? तो 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से अलग कर दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संवैधानिक संरक्षण एवं अन्य विधिक संरक्षणों के संबंध में जांच करके रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? राष्ट्रपति के समक्ष। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संवैधानिक संरक्षण एवं अन्य विधिक संरक्षणों के संबंध में जांच करके रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करेंगे? राष्ट्रपति के समक्ष। अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? श्री रामधन को। तो ये ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग का प्रथम अध्यक्ष अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग का प्रथम अध्यक्ष श्री रामधन को 1992 में बनाया गया था। दूसरे अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग का गठन कब किया गया था? 5 अक्टूबर 1995। पहला 92 में हुआ, दूसरा 95 में, और दूसरा में जो अध्यक्ष थे एच हनुमंथप्पा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पहला में रामधन थे, पहला में राम और दूसरा में हनुमान, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की प्रथम महिला सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की प्रथम महिला सदस्य श्रीमती सुरेखा लामतुड़े। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम महिला सदस्य हैं, प्रथम महिला सदस्य है, यहाँ ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष नहीं है, सदस्य है। सदस्य कौन है? श्रीमती सुरेखा लामतुड़े। संविधान में अनुसूचित जातियों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुसूचित जातियों का उल्लेख किया गया है 341 के अंतर्गत। अनुसूचित जातियों का केवल उल्लेख के बारे में बात है 341। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद उस राज्य की किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकते हैं? तो 341 के ए में दिया गया है कि राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद जो है अनुसूचित जाति घोषित कर सकते हैं। 341 का ए। 2017 के संसदीय अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति की सूची में कुल जातियों की संख्या 1261 है 2017 के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति है? 16.6%। ध्यान रखिएगा, 16.6%। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, 16.6% टोटल है। महत्वपूर्ण तथ्य है, मूल संविधान के तहत अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों व जनजातियों हेतु विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था। 1978 में संकल्प पत्र के माध्यम से बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया, संकल्प पत्र के माध्यम से। फिर 1987 में सरकार द्वारा आयुक्त के कार्यों में संशोधन हुआ, आयोग का नाम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग किया गया। उसके बाद 1992 में 65वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु एक वैधानिक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया 12 मार्च 1992 को। 2003 में 89वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 के क में 2 आयोग का गठन किया गया। 2003, इसको ध्यान रख लीजिएगा।
आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट जो लाएंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग प्रारंभ करेंगे उसमें। और यहाँ तक जो है सभी लोग जो देखे उनको धन्यवाद। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।